इम्पॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स ऑफ 2020 से लेकर 2021 तक के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो भी इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस. But before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has launched new batches starting from today. At Unacademy, you will get 1-year batches for UPSC CSE for 2022 attempt. Unacademy also schedules your classes and makes a disciplined timetable to follow starting from 1st of September 2021 till your mains 2022 exam. Now this will include coverage of entire syllabus. पूरे syllabus की coverage होगी as well as revision के साथ भी. Similarly, Unacademy is also starting new batches for 2023 aspirants. From today onwards, यानी कि 1 September से. All this comes with a raise your hand feature. अब सभी aspirants के पास raise your hand feature भी available है, where you can raise your hand during the lecture and clear your doubts on spot, जिससे कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन पूरी तरीके से अच्छे से चल सके और वो एंटायर तरीके से आप रिविजन भी प्रॉपरली कर सकें. सो यूज़ द कोड ARPITA10 ARPITA10 and get 10% discount on your subscription. Subscribe today. Link is given in the description box below. आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं. सो हेयर वी गो. देखिए आज जिस लेक्चर में है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, पहला जो हमारा बिल होगा 2021 में आया हुआ, जुलाई में, अभी हाल ही में अभी एक ही महीना हुआ है इसको. इट इज़ एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल. ये अमेंडमेंट हुआ है 2008 वाला जो एक्ट था उसमें. अभी अमेंडमेंट प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है, अभी लोकसभा में ही पास हुआ है. बट इंपॉर्टेंट बिल्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए बिकॉज इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी और मेंस में जीएस पेपर 3 में स्पेशली ये इंफ्रास्ट्रक्चर के पोर्शन में पूछा जा सकता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनिशियली द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, इसको शॉर्ट फॉर्म में AAI भी कई जगह पर एड्रेस कर देते हैं, वॉज रनिंग एंड मैनेजिंग द एयरपोर्ट्स. जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सभी को मैनेज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पूरा कारभार है, वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चला रही थी. लेकिन कुछ समय के बाद देखिए गवर्नमेंट भी काफ़ी कैपिटलिस्टिक मोड में देखने को मिली है 2014 के बाद से ही. इसलिए आप देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग लाना, बहुत क्विक तरीके से रिफॉर्म्स होना, ये सारा शो करता है कैपिटलिस्टिक बिहेवियरिज्म जो कि बढ़ रहा है इवन गवर्नमेंट के प्लानिंग में भी एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न. इसलिए सिविल एविएशन की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और जो एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स को जोड़ा जाने लगा, जिसकी वजह से जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर को बहुत अच्छी मिले. अब इसको समझने के लिए आप सबसे सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं. जो भी 90s में पैदा हुए हैं, पीपल हु वर बॉर्न इन द 90s या उससे पहले, उनको एक फीचर बहुत इजीली देखने को मिलेगा जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो है MTNL और BSNL. MTNL और BSNL की जो सर्विसेज थी, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं विद दैट ऑफ द सर्विसेज बाय सम प्राइवेट कंपनीज जैसे एयरटेल, जैसे जियो, तो आप इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं. गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जो एयरपोर्ट्स है स्पेशली, उसकी एक तो एयर कनेक्टिविटी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट्स होंगे तो इवन जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ से जो आते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं लोग, वो भी एयरपोर्ट जो एयरवेज है उसमें ट्रैवल कर सकें एंड फर्दर एयरपोर्ट से जितना भी उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड हो वो ईजिली प्रोवाइड हो सके और एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड हो. अब इसी के लिए प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो जाती है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीज़न दैट आफ्टर some time a change was made in the civil aviation policy as some private players were also given airports to run. अब देखिए प्राइवेट प्लेयर्स अगर आ जाते हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स के आने से ऐसा होगा कि मोनोपोली स्थापित हो सकती है. मोनोपोली क्या है, इसको एक आप सिंपल केस स्टडी से समझ सकते हैं. सपोज कीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है दिल्ली.
और दिल्ली में आप हाइपोथेटिकल तरीके से सोचिए कि यहाँ पर एक भी एयरपोर्ट नहीं है। अब यहाँ पर अगर एक एयरपोर्ट खुलता है, इसका नाम है स्टार एयरपोर्ट। अब अगर स्टार एयरपोर्ट यहाँ पर है, स्टार एयरपोर्ट के ओपनिंग के बाद स्टार एयरपोर्ट जैसे रेट्स को रखना चाहेगा, क्योंकि कोई कंपटीशन है नहीं, कोई मार्केट फोर्सेस है नहीं, अदर सारी मोनोपोली स्टार एयरपोर्ट के पास ही है, तो स्टार एयरपोर्ट जैसा रेट रखना चाहेंगे उसी तरीके से कंज्यूमर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, जो सबसे ज़्यादा जो लॉस है, वो किसका होगा? कंज्यूमर्स का। अगर आप सपोज़ कीजिए एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज़ हैं, अगर ये सारी हट जाती हैं और केवल एक कंपनी मोनोपोली स्थापित कर लेती है, तो वो अपनी तरीके से रेट को एडजस्ट कर सकते हैं ऑन देयर ओन टर्म्स। कंज्यूमर के पास चॉइस ही नहीं रहेगी, तो कंज्यूमर को वो हेल्पलेस तरीके से मजबूरी में उसी को लेना होगा, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हों। सिमिलरली प्राइवेट प्लेयर्स अगर आ जाते हैं तो मोनोपोलाइजेशन हो सकती है, मोनोपोली स्थापित हो सकती है। अब इस मोनोपोली को हटाने के लिए सरकार ये भी नहीं चाहती कि प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई गवर्निंग बॉडी बैठाई जाए जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स अच्छे से काम ही ना कर पाएँ। अब आपको यहाँ पर ये देखिए कि अगर गवर्नमेंट ये प्राइवेट प्लेयर्स जो एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी में जो पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर इसमें शामिल होते हैं तो सबसे बड़ा जो रोल है प्राइवेट प्लेयर्स का, प्राइवेट प्लेयर्स की एक ही डिमांड होगी कि गवर्नमेंट जो है वो कम से कम हस्तक्षेप करे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हस्तक्षेप बिल्कुल ही नहीं करेगी तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर आ सकती है, इससे कंज्यूमर का लॉस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट प्लेयर्स को भी नहीं हटाना चाहती है, बिकॉज उन्हें पता है कि गवर्नमेंट जो है, आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज का बहुत सिंपल एग्जांपल है। इसलिए आप देखेंगे जो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, वहाँ पर किस तरीके से इंडिविजुअल के साथ ट्रीटमेंट होता है, उनको किस तरीके से सर्विसेज और प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। और यही आप सरकारी में देखिए, सरकारी हॉस्पिटल्स हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, या फिर फर्दर किसी भी तरीके का जहाँ पर प्रोडक्ट या सर्विसेज का लेन देन होगा, वहाँ पर इतनी अच्छी सर्विसेज उस लेवल की नहीं मिल पाती हैं, बिकॉज कंपटीशन जो है वो नहीं है, इतना कॉम्पिटिटिव बिहेवियरिज्म ही नहीं है। अब सरकारी अस्पताल जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो किससे कम्पीट करेगा? लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस देना चाहते हैं सही और अफोर्डेबल रेट पर लोगों को। यही आपको देखने को मिलेगा इवन इन एयरपोर्ट्स वाला पार्ट। अब प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर बनाए तो प्राइवेट कंपनीज चली जाएंगी, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी, वो ना ही किसी तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का भागीदार बनेंगे इसमें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट प्लेयर्स को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, लेकिन वो कंज्यूमर्स यानी कि जो सिटीजन्स हैं वो उनका भी लॉस नहीं देख सकती। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी की स्थापना कर दी जो कि इंडिपेंडेंट रूप में काम करेगी और ये रेगुलेट करेगी, गवर्न नहीं करेगी। देखिए, किसी के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल करना एक अलग चीज़ है और रेगुलेट करना एक अलग चीज़ है। रेगुलेशन किया जाएगा केवल और केवल टैरिफ्स का। टैरिफ्स यानी कि किस रेट पर सर्विसेज आपको ऑफर करी जा रही हैं। आप सपोज कीजिए अगर न्यू दिल्ली में अगर एक ही एयरपोर्ट है, उसकी वजह से होगा ये कि जो एयरपोर्ट ने दाम रख दिया, जो भी टैरिफ उन्होंने रख दिया, वो ही जो भी उन्होंने डिस्प्ले पर लगा दिया है, चाहे वो एप्लीकेशन से आप बुक करते हैं, चाहे किसी और पोर्टल पर बुक करते हैं, तो वही आपको पे करना होगा। इसकी वजह से चीज़ें बहुत महंगी हो सकती हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स बोलेंगे कि गवर्नमेंट आप ये हमारी खुद की कंपनी है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अदरवाइज हम अपनी कंपनी को यहाँ से हटा देंगे। तो गवर्नमेंट को इसका भी ध्यान रखना है, इसलिए गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी बनाएगी जो रेगुलेट करती है और ये बॉडी इंडिपेंडेंट है, एक एक्ट से बनी है लेकिन इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ये गवर्न नहीं करेगी कि प्राइवेट कंपनी को ऐसे काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए, वरना प्राइवेट कंपनी खुलकर काम ही नहीं कर पाएंगी। ऑपरेशंस उनका जो होगा वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव पोजीशन में हो जाएगा, जिसमें उनके पास कोई शक्ति नहीं होगी। इसलिए ये जो बॉडी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो बिल आया है, जो बिल अमेंड हुआ है, अभी अमेंड नहीं हुआ है, अभी लोकसभा में जो पास हुआ है, इसमें सरकार रेगुलेटरी पावर दे देती है इस बॉडी को। टिपिकली एयरपोर्ट्स कैन रन द रिस्क ऑफ बिकमिंग अ मोनोपोली, बिकॉज जो सिटीज़ हैं उनमें केवल और केवल एक ही सिविलियन एयरपोर्ट है। अब देखिए, दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मुंबई, पुणे, फर्दर बात करें महाबलीपुरम, बेंगलोर, यहाँ पर केवल एक और एक सिविलियन एयरपोर्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन
होता है, कैरी आउट किया जाता है। मोनोपोलाइजेशन तो होगा ही होगा। आप सोचिए एक एयरपोर्ट के ऊपर कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है, वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऊपर कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है, जो कि एक अच्छा हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं बना पाता है। इसकी वजह से जितना भी एयरोनॉटिकल सर्विसेज हैं उस एरिया में, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट का खुलना और उनका वर्क करना, ऑपरेशन में आना, ऑपरेट करना बहुत बड़ी नेसेसिटी हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो टू इंश्योर कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो अपना मोनोपोली का मिसयूज़ ना करें, जैसे मैंने आपको बताया एक इंडिपेंडेंट टैरिफ रेगुलेटर की ज़रूरत है एयरपोर्ट सेक्टर में। अभी इंडिपेंडेंट टैरिफ रेगुलेटर रेगुलेट तो करेगा कि प्राइवेट एयरपोर्ट कंपनीज आप किस तरीके से अपना प्राइसिंग रख रहे हैं, आप किस तरीके से अपना टैरिफ रख रहे हैं, बट ये उनके हर छोटे छोटे डिसीजन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि ये प्रॉपर जो आप ये जो मॉडल देख सकते हैं, ये मॉडल असल में अमेरिका से लिया गया मॉडल है। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में, स्पेशली यूएसए और कनाडा में आप ये देखेंगे कि वहाँ पर सरकार बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं बनाती है प्राइवेट कंपनीज़ पर, बट इतना भी कंट्रोल रखती है कि जो नॉर्मल जो टैरिफ्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, प्राइसिंग को रेगुलेट किया जा सके। अब प्राइसिंग और टैरिफ्स को रेगुलेट तभी किया जा सकता है जब एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होगा, लेकिन ये रेगुलेटर जो है हर डिसीजन में प्राइवेट कंपनीज़ के हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये जो कैपिटलिज्म वाला जो बिहेवियर है वेस्टर्न डेमोक्रेसी से लिया हुआ है, स्पेशली कनाडा में आपको बहुत देखने को मिलेगा। यूएसए में जो एयरपोर्ट्स हैं, इनफैक्ट वहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पेशल जो कंपनीज होती हैं जो डिफेंस सर्विस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि इंडिया में आप देखेंगे कि सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। बाहर अमेरिका में ऐसी कंपनीज भी होती है, प्राइवेट कंपनीज, जो कि इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती हैं। इंडिया में दो कुछ हैं, लेकिन वो मैट्रिमोनियल इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उसी तरीके के मॉडल पर, उसी से इंस्पायर्ड होकर ये जो मॉडल है, जहाँ पर प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स बिल्कुल होंगे, वो काम करेंगे, बट मोनोपोली नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज इंडिपेंडेंट टैरिफ रेगुलेटर है, और ये इंडिपेंडेंट टैरिफ रेगुलेटर रेगुलेट करेगा प्राइवेट कंपनीज के टैरिफ को, बट उनके हर छोटे छोटे डिसीजन में अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनी भी खुश और जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, टैरिफ बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसिंग पर होंगे। अब देखिए, जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे सेटअप किया गया था 2008 में एक एक्ट के जरिए, जिसका नाम है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। इट वॉज सेटअप कीपिंग इन माइंड कि जो हमारा देश है, इट नीड्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। अगर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं होगा तो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा। हु हैज़ ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स। देखिए, यहाँ पर दोनों तरीके से चीज़ों को मीट करा जा सकता है, सर्विस प्रोवाइडर्स की नीड को भी, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स की नीड को भी, ये भी नीड पूरी हो गई। ऑल्सो जो कंज्यूमर्स की नीड है कि हमें टैरिफ जो है वो प्रॉपर प्राइसिंग जो हो, अफोर्डेबल हो, हमें लूटा ना जाए, हमें एक्सप्लॉइट ना किया जाए फाइनेंशियली, ये भी प्रॉपर तरीके से हो जाती है। सो एरा रेगुलेट्स टैरिफ्स एंड अदर चार्जेस। अब ये चार्जेस कौन कौन से होते हैं? देखिए, डेवलपमेंट फीस हो गई, जो पैसेंजर सर्विस फीस होती है, और फर्दर जो एयरोनॉटिकल सर्विसेज होती है, जिसको कि एटीएम भी बोला जाता है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये एटीएम बैंकिंग सर्विस वाला एटीएम नहीं है, एयर ट्रैफिक को मैनेज करना, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कौन सा जो हवाई जहाज़ है, जो एयरप्लेन है, वो कौन से समय पर, कौन सी जगह पर कैसा रूट लेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में आती हैं। लैंडिंग कहाँ पर होगी, इमरजेंसी लैंडिंग है, इमरजेंसी सिचुएशन है, इवैक्यूएशन है, वहाँ पर कैसे क्या चीज़ करनी है, किस तरीके से प्रोसेस को आगे करना है, मैकेनिज्म क्या काम करेगा, एयरक्राफ्ट की पार्किंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, ग्राउंड पर हैंडलिंग किस तरीके से होती है, जो ग्राउंड हैंडलर्स करते हैं, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एयरपोर्ट्स में, उसको उसका टैरिफ और उसके जो चार्जेस हैं, जो डेवलपमेंटल फीस है, पैसेंजर सर्विस फीस है, इस सभी को रेगुलेट करा जाता है बाय एरा एट मेजर एयरपोर्ट्स। अब बात आती है कि ये मेजर एयरपोर्ट्स कौन से एयरपोर्ट्स हैं। देखिए, मेजर एयरपोर्ट्स जो हैं, दीज आर बेसिकली एयरपोर्ट्स जहाँ पर मिनिमम जो पैसेंजर्स हैं, एनुअली पैसेंजर का ट्रैफिक 35 लाख है, यानी कि 35 लाख यात्री जो हैं, 35 लाख 35 लाख एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक होना चाहिए। अब बात आती है कि ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली लोकसभा ने पहले इस बिल को, जो 2008 में ये जो बॉडी बनी है, ये जो एक्ट आया था 2008 में, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, 2008 में ये एक्ट से ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना, एरा बना।
अब 2008 में ये बन तो गया, लेकिन इसके एक्ट में कुछ संशोधन की ज़रूरत थी, अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी वो भी आगे बताऊंगा। अब ये जो ज़रूरत थी अमेंडमेंट की, इसको करा गया 2021 में बाय इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कोई भी बिल होता है उसको पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन हुआ था मार्च के महीने में इसी साल, और फर्दर पहले इंट्रोडक्शन के बाद मार्च 2021 में जब इंट्रोडक्शन इसका हो गया, तो फर्दर आप देखेंगे कि जैसे कि अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर अगर जो मिनिस्टर हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नॉट मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस बिल का फर्दर डिस्कशन और क्लैरिटी के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए तो भेजा जा सकता है। स्पीकर चाहें लोकसभा के तो भी भेजा जा सकता है या कोई पर्टिकुलर बिल इंट्रोडक्शन के बाद, या अगर चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो भी इसको भेज सकते हैं। तो इन दैट सिमिलर प्रोसेस इसी को पहले इंट्रोड्यूस करा गया बिल को कि हमें इसमें संशोधन करना है 2008 वाले एक्ट में। 2021 में पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया मार्च 2021 में, अभी इसी साल के तीसरे महीने में मार्च में, और उसके बाद इस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर को दे दिया गया। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उसने इसको अप्रूव कर दिया और उसने कहा कि इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही बिल है, आप इसको फर्दर आगे पास कीजिए लोकसभा और राज्यसभा में। फिर अब आप देखेंगे कि जुलाई 2021 में इसी बिल को, ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, जुलाई 2021 में फर्दर इस बिल को जो है लोकसभा से ये पास हो चुका है। फर्दर अभी ये बिल जो है एक्ट नहीं बना है, अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फर्दर ये हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। लोकसभा में पास हो चुका है, इंट्रोडक्शन इसका मार्च में हो गया था। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्दी चाहती है, बहुत ही फास्टन अप कर रही है इस प्रोसेस को कि मार्च में इंट्रोड्यूस होता है बिल और जुलाई में लोकसभा में पास भी हो जाता है। ऑलमोस्ट 3-4-5 मंथ्स के अंदर ये पूरी प्रक्रिया हो भी जाती है। अब बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, पहले ये न्यूज़पेपर में भी रहा है, मेजर न्यूज़पेपर जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स को पढ़ना चाहिए, लाइक हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ पर भी न्यूज़ में था। काफ़ी बिजनेस चैनल्स में भी इसके बारे में बात की गई, बिकॉज इससे डायरेक्टली कहीं ना कहीं शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट जो है वो अफेक्ट होता है। इक्विटी मार्केट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। ऑल्सो ये जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग है ये आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी न्यूज़पेपर में भी था, काफ़ी मैगजीन्स में भी देखने को मिला। नो बाय डेफिनेशन ये अमेंडमेंट, ये संशोधन की क्या ज़रूरत थी? इट बेसिकली प्रपोजेज टू अमेंड द डेफिनेशन ऑफ मेजर एयरपोर्ट्स। देखिए, मेजर एयरपोर्ट पहले बोले जाते थे 2008 के एक्ट के अकॉर्डिंग कि कोई भी एयरपोर्ट जिसका एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एयरपोर्ट जिसका एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक जो है अगर वो 35 लाख 35 लैक्स मिनिमम है या उससे ज़्यादा है तो वो मेजर एयरपोर्ट बन जाएगा। मेजर देखिए, नाम में ही मेजर है। मेजर यानी कि जो इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा है, जहाँ पर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। साल में 35 लाख मिनिमम एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो एयरपोर्ट है वो बिजी है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशंस बहुत हाई लेवल पर काम करते हैं। ऑल्सो इसलिए जो सरकार है वो चाहती है कि ये मेजर एयरपोर्ट की डेफिनेशन बदली जाए, इसलिए संशोधन हुआ 2008 के एक्ट में। 2021 में जो ये संशोधन हम देख रहे हैं होता हुआ, अभी हुआ नहीं है, होते हुए देख रहे हैं, लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में भी होना चाहिए। अब देखिए कि ये जो मेजर एयरपोर्ट है इसकी डेफिनेशन कैसे बदलनी चाहिए। ये मेजर एयरपोर्ट सरकार चाहती है कि मेजर एयरपोर्ट 35 लाख वाला तो है ही, बट ऑल्सो जो ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स है उसको भी जोड़ा जाना चाहिए, ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स। अब इस ग्रुप में कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, नॉन प्रॉफिटेबल हैं, छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं उन सभी को अगर हम क्लब कर देते हैं और एक साथ बोलते हैं कि ये ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स है, तो दिस रेफर्स टू दिस, यानी कि उसकी डेफिनेशन वो बदलना चाह रहे हैं। इट विल अलाउ एरा टू रेगुलेट टैरिफ and other charges for aeronautical services for not just major airports जहाँ पर 35 लाख मिनिमम लोग आते हैं साल में, पैसेंजर ट्रैफिक है, बट ऑल्सो जो ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट है उनका भी। तो बेसिकली ये मेजर हाईलाइट है कि संशोधन क्यों किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों है। बिकॉज इसमें केवल मेजर एयरपोर्ट 35 लाख से ऊपर के ना हो, जिनमें 35 लाख से ज़्यादा जो है ट्रैफिक है पैसेंजर्स का साल में, बल्कि ऐसे एयरपोर्ट्स भी जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं जिनको एक साथ सरकार चाह रही है ग्रुप कर कनेक्ट कर दिया जाए। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रॉफिटेबल क्लबिंग। अब देखिए, द गवर्नमेंट विल बी एबल टू क्लब प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स। काफ़ी ऐसे एयरपोर्ट हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं। अब अगर इनको कॉम्बिनेशन और पैकेज में, इफ़ दे आर बीइंग गिवन टू द बिडर्स टू मेक इट अ वायबल कॉम्बिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर पीपीपी मोड, इससे सरकार को भी फ़ायदा होगा और कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा, और जो कंपनीज, जो बिडर्स हैं
जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जुड़ना चाहते हैं इस पूरे प्रॉपर इनिशिएटिव में, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। ये बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई की तरह है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए बेसिकली सिर्फ सरकार चाह रही है, इस सारी अमेंडमेंट संशोधन के पीछे एक सिंपल सी बात है, एंड दैट थिंग इज़ कि सरकार चाह रही है कि एयर कनेक्टिविटी हमारे देश में बढ़े। आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्म्स में, मूवीज़ में देखा होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब भी दिखाया जाता है तो वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होती है कि अगर किसी भी तरीके का इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिचुएशन होता है, कोई भी हेल्थ इशू होता है, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही कम समय में आप देखेंगे कि हेलीपैड्स हर जगह पर अवेलेबल होते हैं, तो हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। इवन जो पुलिसिंग सिस्टम है वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर्स का यूज़ होता है। इंडिया भी चाह रहा है, हमारी सरकार भी चाह रही है कि इसी तरीके की एयर कनेक्टिविटी जो है उसके डेवलपमेंट के पथ पर हम अग्रसर हों और हम फर्दर इसमें आगे जाएं। सो इससे फ़ायदा होगा, इट विल हेल्प इन एक्सपैंडिंग द एयर कनेक्टिविटी। अब डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता है कि कल आपको बिल्कुल पुलिसिंग सिस्टम में हेलीकॉप्टर्स देखने को मिले इन दी पुलिसिंग सिस्टम एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में आप देखेंगे कि पहला स्टेप तो है। अगर छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हर जगह पर बन जाएंगे तो फर्दर हम ये स्टेप भी ले पाएंगे, बट उससे पहले आपको एयरपोर्ट्स तो बनाने होंगे। हर जगह पर हेलीकॉप्टर, हर जगह पर जो एयरवेज है, एयरप्लेन्स हैं, उनको अगर आपको भेजना है, आपको एयर कनेक्टिविटी उसके लिए चाहिए होगी। और एयर कनेक्टिविटी कैसे आएगी? जब आपके पास प्रॉपर एयरपोर्ट्स होंगे, और एयरपोर्ट्स भी कौन से, जो कि हर जगह पर अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ दी जगह पर अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली हो गई है, एक ही एयरपोर्ट है। सो बाय दिस एक्ट इट विल हेल्प इन एक्सपैंडिंग द एयर कनेक्टिविटी टू रिलेटिवली रिमोट एरियाज ऑल्सो। अब ऐसा नहीं है कि जो गांव में लोग रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में है, टायर 3 सिटी में है, उनके लिए हवाई जहाज़ में बैठना, एयरप्लेन में बैठना, इवन इन मोस्ट लोअर मिडिल क्लास एंड इवन इन मिडिल क्लास फैमिलीज़ एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसका एक सपना माना जाता है कि वो एयरप्लेन में उन्होंने हवाई यात्रा करी या एयरप्लेन में वो बैठे। स्पेशली रूरल एरियाज़ में आज भी बहुत ज़्यादा इसका एक स्टिग्मा है, आप कह सकते हैं। इसलिए सरकार चाह रही है कि हर रिमोट एरियाज़ में भी, रिलेटिवली रिमोट एरियाज़ में भी इस एयर कनेक्टिविटी को पहुंचाया जाए। इससे फ़ायदा होगा उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में भी, एंड इट विल ऑल्सो इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एयरपोर्ट्स। देखिए स्मॉलर एयरपोर्ट्स का भी डेवलपमेंट होगा, और स्मॉलर जो रीजन्स हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है। आप सपोज कीजिए एक छोटा गांव है यूपी में, ईस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ये इवन जैसे आप देख सकते हैं वेस्टर्न यूपी में नियर जेवर, बुलंदशहर के पास आप देखेंगे कि एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो हैं यूपी गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, जगह जगह पर स्टार्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट 2020 में 6 ऐसे नए एयरपोर्ट हैं जिनको कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। अभी कौन कौन से शहर हैं वो आगे देखेंगे। अब इतने ज़्यादा क्यों सरकार इस पर काम करना चाहती है? बिकॉज आप सोचिए, अगर एक जगह पर एक एयरपोर्ट लग जाता है, बन जाता है, ऑपरेट करने लगता है, वहाँ पर और भी ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ और भी फर्दर होटल इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, और उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। दिस इज़ द मॉडल जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कैरेबियन कंट्रीज़ में, इवन आप देख सकते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में भी इसी तरीके का मॉडल जो है, इकोनॉमिक मॉडल, वो यूज़ होता है। उसी मॉडल को सरकार चाह रही है कि इंडिया में भी लगाया जाए, इंडिया में भी यूज़ किया जाए, अप्लाई किया जाए, जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, जो गाँव हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर। अब अगर गांव में एक छोटा सा एयरपोर्ट बन जाता है जहां पर आप देखिए कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ही नॉट मच, वहां पर मैं बिजनेस, वहां पर कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की बात कर रहा हूं। अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी एक छोटे गांव में एक एयरपोर्ट है जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से, वो छोटा सा एक एयरपोर्ट है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखेंगे कि होटल इंडस्ट्री, धीरे धीरे इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगेगी, और एक इंडस्ट्री के सेटअप, एक एयरपोर्ट के सेटअप होने से पूरा का पूरा जो पार्ट है, रीजन है, वो डेवलप कर जाएगा। यही सरकार का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एजेंडा है अभी के लिए। एजेंडा से मेरा मतलब है एम है। लेकिन हर अच्छी चीज़ के लिए एक कंसर्न भी आता है। अब देखिए लैक ऑफ क्लैरिटी जो है बिल के अंदर, ये नहीं बताया गया है कि जो ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स हैं उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, और प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स जो हैं उनका पर्टिकुलर पैरामीटर क्या है कि हम किसको बोलें प्रॉफिटेबल क्या है, कौन सा बोलें कि नॉन प्रॉफिटेबल है। इसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया है, थोड़ा सा आर्बिट्रेरीनेस है, यही कंसर्न की बात है। Lack of clarity in the bill on the criterion for deciding which airports will be clubbed together to qualify under a group of airports definition, whether it will be the passenger traffic for more than 3.5 million यानी कि 35 लाख, और some other factors too। यही सबसे बड़ा कंसर्न है। थोड़ा सा आर्बिट्रीनेस है, बट राज्यसभा में अगर एक बार पास हो जाता है तो श्योरली काफ़ी चेंज हमें देखने को मिलेगा और एक पॉजिटिव चेंज होगा।
अब बात आती है कि क्या ज़रूरी था इस एक्ट को लाना। इस एक्ट में जो ये एक्ट है 2008 का, इसमें संशोधन होना 2021 में, या केवल ये सरकार का एक पॉलिटिकल मूव है, इसमें एजेंडा से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। देखिए, सरकार का एजेंडा नहीं है, नहीं कोई पॉलिटिकल मूव है। सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था जो है वो वापस से जो है बैलेंस आउट तो हो ही, बल्कि डेवलप भी हो। आप देखेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने 2019 में, फरवरी में 2019, ऑलमोस्ट अराउंड 1-1.5 साल पहले 6 एयरपोर्ट्स को अवार्ड किया है। लखनऊ में, अहमदाबाद में, जयपुर में, बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में, गुवाहाटी में, फॉर देयर ऑपरेशन। वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे वो एयरपोर्ट्स, बेहतरीन तरीके से जो ऑपरेशंस था उन्होंने कैरी आउट किया इन सभी 6 एयरपोर्ट्स ने। मैनेजमेंट टॉप लेवल का था। मैनेजमेंट जिस तरीके से करना और डेवलपमेंट की जो बातें हैं अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ इन 6 एयरपोर्ट में। दैट मीन्स कि अगर ये अच्छे से 6 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर जो छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, जो स्मॉल एयरपोर्ट्स हैं, अगर इन्हीं के साथ क्लब कर खोले जाएँ, उनको भी ऑपरेशन का पार्ट बनाया जाए, तो बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हो सकता है। क्योंकि अगर 6 एयरपोर्ट ये काम कर सकते हैं तो सोचिए 60 एयरपोर्ट क्या करेंगे। 2020 में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है लीजिंग ऑफ अनदर 6 एयरपोर्ट्स, भुवनेश्वर में, वाराणसी में, अमृतसर में, रायपुर में, इंदौर में और इवन तिरुचि में भी। तो आप देखिए, केवल नॉर्दर्न इंडिया या सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया का पार्ट नहीं, पूरे इंडिया में 2020 में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनको भी अप्रूवल और लीजिंग दी। आप देखेंगे कि कितने बड़े लेवल पर, वास्ट लेवल पर ये काम हो रहा है और कितनी जल्दी चाहती है सरकार कि इसको, प्लान को, जो एक्शन है, इसको एग्जीक्यूट कर ग्राउंड रियलिटी में लाया जाए। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन प्लान्स टू क्लब ईच ऑफ दीज एयरपोर्ट्स विद नियर बाय स्मॉलर एयरपोर्ट्स, जिससे कि जॉइंट डेवलपमेंट हो सके। आप सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, एक ही पर्टिकुलर एरिया है, अगर यहाँ पर एक एयरपोर्ट है या मान लीजिए 2 मेजर एयरपोर्ट्स हैं, तो अगर यहाँ पर छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं आसपास, उनको क्लब कर दिया जाए। अभी छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हो सकता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही हो केवल, नॉट फॉर द कस्टम यूज़ और नॉट फॉर द डिफेंस यूज़। तो ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इनको अगर एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, इनके रनवेज, सपोज कीजिए मेजर एयरपोर्ट में जगह ही नहीं है या इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना है किसी हवाई जहाज़ का, एयरप्लेन का, तो वो इमरजेंसी लैंडिंग या इवैक्यूएशन जो पूरा जो प्रोसेस है वो दूसरे हवाई पट्टी पर हो सकता है, दूसरे एयरपोर्ट पर हो सकता है जो थोड़ा छोटा एयरपोर्ट हो। फर्दर अगर इतने सारे एयरपोर्ट होंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही हाई लेवल पर होगा। होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि इवन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी बजट स्पीच में भी शी सेड दैट द गवर्नमेंट इज प्लान टू मोनेटाइज एयरपोर्ट्स इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। अब सरकार का क्यों ये मानना है? बिकॉज टायर 2 टायर 3, देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि डेवलप्ड हम हैं, इकोनॉमिकली हम डेवलप्ड नहीं हैं, हम स्टिल डेवलपिंग स्टेजेस में हैं, लेकिन उस डेवलपिंग स्टेजेस को कभी ना कभी तो डेवलप्ड होना होगा। और उसी प्रोसेस को तेज़ करने के लिए टायर 2 टायर 3 सिटी में ये जो पूरा जो प्रोसेस है एयरपोर्ट्स को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इवन बजट स्पीच में भी बोला है फाइनेंस मिनिस्टर ने। अब बात आती है कि क्यों इसकी डेफिनेशन बदली गई। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पर अगर आप 2008 का जो अमेंडमेंट है, अगर उस एक्ट को पूरा देखते हैं, उसका बेयर एक्ट अगर आप उठाएंगे, देखेंगे, उसको चेक करेंगे, तो वहाँ पर जो क्लॉज दिया हुआ है वो दिया हुआ है एनी अदर एयरपोर्ट। उस एनी अदर एयरपोर्ट को हटाकर ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट जो है वो जोड़ा जा रहा है। ऑल्सो द गवर्नमेंट होप्स दैट ये जो मूव है इससे होगा ये कि छोटे छोटे एयरपोर्ट्स में भी डेवलपमेंट होगा। आप सोचिए, एक ऐसा समय आगे आने वाला है और बिल्कुल आएगा जहाँ पर गांव में जो लोग रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वो भी पूरे इंडिया को और बाहर भी जा सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से टैरिफ्स को मेंटेन किया जाए और हर जगह पर एयरपोर्ट हो। देखिए, अगर आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड की ही नहीं और वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है सर्विस, तो वो हमेशा एक ड्रीम ही रहेगा। इसीलिए अगर हम जब तक सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक कोई सर्विस को अवेल नहीं करेगा, अगर गांव में एयरपोर्ट होंगे ही नहीं, तो गांव में रहने वाले व्यक्तियों को, टायर 3 सिटीज़ में रहने वाले लोगों को, इंडिविजुअल्स को ये लगेगा कि एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है और एयरवेज में यात्रा करना और एयरप्लेन में बैठना, हवाई जहाज़ में बैठना, यात्रा करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर एयरपोर्ट्स उनके पास हैं, उनके जस्ट कुछ मीटर उनके घर से दूर हैं और वहाँ पर प्लान्स भी इस तरीके के हैं जो बहुत ईजी हैं, अफोर्डेबल हैं, तो उसको डेफिनेटली यूज़ कर पाएंगे। जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो है सरकार काफ़ी काम कर रही है।
द सेम गोज़ फॉर इंटरनेट, द सेम गोज़ फॉर होटल। आप देखिए 5 स्टार होटल जो हैं या 5 स्टार डीलक्स होटल हैं, आप केवल वहाँ पर लोग जो पहले जो टायर 1 सिटी में बहुत रिच एफ्लुएंट क्लास वेल्दी पीपल जो थे वो जाते थे, अब उसी तरीके के होटल जो हैं 3 स्टार होटल, अफोर्डेबल होटल जो हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए भी अवेलेबल हैं। द थिंग इज़ कि जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे जनता उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगी, जनता उसको अवेल ही नहीं कर पाएगी। That is the reason that government hopes that this move will encourage the development of smaller airports and make bidding for airports with less passenger traffic very attractive. ये बिल्कुल आप इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे मेट्रोज़ का होना। आज अगर देखिए 20 से 25 साल पहले अगर आप देखेंगे जहाँ मेट्रोज़ का ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस इतना कोई खास था नहीं, थे ही नहीं, स्पेशली दिल्ली वाले रीजन में अगर हम बात करें तो लोग जो थे उनके लिए ट्रैवल बहुत मुश्किल था। लेकिन आज मेट्रो की होने की वजह से चीज़ें काफ़ी सुधर गई हैं, काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। इट ऑल्सो प्लान्स टू क्लब प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स विद नॉन प्रॉफिटेबल वंस। इससे क्या होगा कि दोनों तरीके के जो एयरपोर्ट्स हैं वो अपना पैकेज निकाल सकते हैं, दे कैन ऑफर देयर पैकेज, वो ये पैकेज को डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया, ऑन मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर डेवलपमेंट, और ये पैकेज को लोगों को दिया जा सकता है। और इससे फर्दर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो PPP मॉडल है, जिसको 3P मॉडल भी कहा जाता है, इट विल हेल्प इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द कनेक्टिविटी। और अगर एयर कनेक्टिविटी आगे अच्छी होती है इंडिया में तो एयर कनेक्टिविटी का फ़ायदा लोगों को हवाई यात्रा में तो मिलेगा ही, फर्दर पुलिसिंग सिस्टम में भी, डिफेंस में भी, सिक्योरिटी में भी, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी क्यों ना हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, इवन इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिसिंग सिस्टम में भी वी कैन डेफिनेटली सी इन द कमिंग मे बी नॉट in 5 years, maybe in 10 or 15 years, that there will be some change as far as this part is concerned, as far as the air connectivity and airway is concerned. फर्दर देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। आपको इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए कि 1995 में फॉर्म हुआ, और ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 में जो आया था उसकी वजह से फॉर्म हुआ। अब कोई भी बॉडी, कोई भी संस्था जो है अगर वो किसी एक्ट से बनती है और उसका मेंशन जो है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो उसको बोला जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और क्योंकि एक स्टैट्यूट से बना है, यानी कि एक लॉ से बना है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आंसर है नहीं, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कि स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहा जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है, और 137 एयरपोर्ट्स डायरेक्टली मैनेजमेंट में हैं अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड दे इंक्लूड, इसमें टोटल जो है 23 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्कलोड रहता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ का बहुत ही बेहतरीन है। इसमें 81 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी आते हैं और 23 डोमेस्टिक यानी कि 23 डोमेस्टिक सिविल एनक्लेव्स भी आते हैं, ऑल्सो 10 कस्टम्स एयरपोर्ट्स भी आते हैं, जिन कस्टम्स एयरपोर्ट को कभी कभार जो है इवन डिफेंस पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल एज फार एज दिस पार्ट वॉज कंसर्न। आपको पता होना चाहिए कि करंट जो इवेंट है इंट्रोड्यूस हुआ मार्च में, ये बिल का अमेंडमेंट जो है, और लोकसभा में पास हो चुका है अभी जुलाई में ही, ऑलमोस्ट 1 महीना भी प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है, अभी बहुत ही रिसेंट है ये। अब राज्यसभा से जब ये हो जाएगा पास, उसके बाद प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ये प्रॉपर तरीके से अमेंड हो जाएगा। जो ग्रुप वाला जो क्लॉज है कि कुछ एयरपोर्ट्स, सम अदर एयरपोर्ट्स को हटाकर ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स आ जाएगा, और ये चेंज हमें देखने को मिलेगा इसमें, जिसकी वजह से एयर कनेक्टिविटी और अच्छी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। ये आपका पार्ट आता है GS पेपर 3 में, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन इकोनॉमी में जो एयरवेज का जो पार्ट है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में नीचे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। The links for the upcoming batches are given in the description, so do check it out and apply the code ARPITA10 ARPITA. This was all for today, Unacademy. Let's crack it.